खतलियाल, सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आपका स्वागत है। पहला कदम में हर हफ्ते हम आपसे बचत और निवेश पर चर्चा करते हैं। यहाँ हमारे एक्सपर्ट आपके जहन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर अपना मैसेज आप छोड़ सकते हैं। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि इंटरनेशनल फंड्स और फंड्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं, ये आपको समझाया था। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड फंड और एसआईपी के जरिए निवेश की। और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ है एक बार फिर सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बात करते हैं आज गोल्ड फंड की। सोना हम भारतीयों को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, चाहे अगर हम ज्वेलरी के लिहाज से निवेश करें या निवेश के लिहाज से निवेश करना चाहें। लेकिन गोल्ड फंड्स को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है हमारे बाजार में या हमारे लोगों में। क्या होते हैं गोल्ड फंड और इनमें निवेश कैसे करते हैं? उसकी वजह यह कि हिंदुस्तान में आप जैसी सारी महिलाएं, इनफैक्ट काफी हद तक पुरुष भी सोने को टच और फील करना चाहते हैं। तो निवेश करना भी है तो, लेकिन ऐसा लगता है कि सोना हाथ में रहे, दिखे, सामने रहे, हमारी तिजोरी में रहे, हमारे लॉकर में रहे, तो उसकी बात अलग ही है। तो वो एक बड़ी वजह कि लोग सोना खरीदने का मतलब जाकर फिजिकल सोना खरीदना समझते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहते कि गोल्ड का निवेश करने के जो दूसरे तरीके हैं उसे आजमाए जाए। दूसरी बात यह भी है कि जब आप सोना खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि निवेश के लिहाज से आप खरीदेंगे तो ज्वेलरी बनाएंगे, बिल्कुल राइट। लेकिन जब आप ज्वेलरी बनाने जाते हैं तो तुरंत आपके सोने के दाम एक तरह से 20 से 30% तो आप नीचे आ जाते हैं। हाँ। उसकी वजह यह है कि एक तो प्योरिटी कम हो जाती है और दूसरा ये होता है कि जब आप सोने की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके बाद में उसमें जो बनवाने की जो कॉस्ट है, मेकिंग चार्जेस वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं सोने में पैसा लगाने का तो फिर ज्वेलरी मत खरीदिए। ज्वेलरी कंजम्पशन के लिए खरीदना ठीक है। हाँ। अब सोने में निवेश करने का एक तरीका तो सिंपल है जो जनरली हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग फॉलो करते हैं, गए और सोना खरीद लिया। लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग तरीके बताना चाहते हैं कि बजाय फिजिकल किसी ज्वेलर्स की दुकान पर जाकर आप सोना खरीदें और निवेश के लिहाज से जो आप गिन्नियां खरीदते हैं, जो आप सिक्के खरीदते हैं, उसके अलावा भी क्या दिलचस्प तरीके हैं निवेश? दो दिलचस्प तरीके हैं जिसमें आपको जाकर सीधे सोना खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप सोना खरीद रहे हैं, और वो है फंड के जरिए सोने में निवेश करना। इसमें दो बातें हैं कविता। पहला तो ये कि एक ईटीएफ के जरिए आप पैसा लगा सकते हैं। अच्छा। और दूसरा गोल्ड फंड के जरिए। ओके, अब ब्रॉडली मुझे समझाइए कि गोल्ड ईटीएफ सबसे पहले क्या होता है? ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरह से कई सारे स्टॉक्स के, कई सारे इंडेक्स के ईटीएफ होते हैं, वैसे ही गोल्ड का भी ईटीएफ होता है। जिस तरह से गोल्ड के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसी तरह से गोल्ड ईटीएफ के भाव भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। एनएससी, बीएससी, ये जो सारे एक्सचेंजेस हैं वहां पर ये गोल्ड ईटीएफ होते हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रेड होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक वही। सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक इक्विटी मार्केट चल रहा है, तब आपको गोल्ड ईटीएफ भी ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। तो सोने का भाव जो भी चल रहा है, समझिए 25,050 है सुबह, वो 25,050 के आसपास ट्रेड हो रहे होंगे। शाम को भाव 25,500 हो गया तो 25,500 पर ट्रेड हो रहा होगा। जैसे शेयर और स्टॉक में हम उतार चढ़ाव होते हुए देखते हैं, वैसे यहाँ पर भी उतार चढ़ाव होता है। बिल्कुल, एकदम आपने सही पॉइंट रेज किया। जिस तरह से स्टॉक मार्केट में शेयरों के भाव ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह से गोल्ड के भाव जो ऊपर नीचे होते हैं फिजिकल मार्केट में, वही आपको गोल्ड ईटीएफ में भी दिखता है। तो बड़ा फायदा क्या है? गोल्ड ईटीएफ में आप ठीक उसी तरह से निवेश कर सकते हैं जैसे दूसरे ईटीएफ में कर सकते हैं, और वहां पर आपको जितना सोना खरीदना है खरीद लीजिए, जितना खरीदने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है तो वो भी बेच सकते हैं। तो सिंपल, शेयर खरीदने के बजाय आप ईटीएफ से सोना खरीद रहे हैं। और यहाँ पर अमूमन कितने सारे गोल्ड ईटीएफ हमें मिलेंगे, और अगर सभी के भाव ऑलमोस्ट एक तरह से ही उतार चढ़ाव कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से गोल्ड ईटीएफ? कोई भी खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जैसे अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी का एक फंड खरीद रहे हैं, तो फिर किसी भी म्यूचुअल फंड का आप फंड खरीदें, बात तो वही, रिटर्न सबके बराबर आएंगे, क्योंकि उसमें ठीक उसी प्रोपोर्शन में सेंसेक्स और निफ्टी के शेयर होंगे। ठीक उसी तरह से गोल्ड फंड किसी भी फंड का खरीदिए, गोल्ड ईटीएफ, तो ईटीएफ में वही रिटर्न आएंगे जो एक्चुअल गोल्ड में आ रहे हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा फंड ले रहे हैं। अब गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाने के कुछ फायदे हैं। पहली बात तो सपोज आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आपको जितना अमाउंट, मिनिमम आप 1 तोला खरीदेंगी, 10 ग्राम जिसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो कुछ 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए से एक यूनिट भी खरीद सकती है। तो छोटे इन्वेस्टमेंट से आपकी शुरुआत हो जाती है। दूसरी बड़ी दिक्कत फिजिकल गोल्ड में रिस्क है सेफ्टी की। हाँ, यहाँ पर आपके होगा क्या
जब आप गोल्ड ETF खरीद रही हैं तो शाम को बाजार बंद होने के बाद जितना गोल्ड ETF आपने खरीदा उतना आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो गोल्ड को आप फिजिकल के बजाय डीमेट फॉर्म में होल्ड कर रही हैं, तो रिस्क कुछ नहीं है। डीमेट अकाउंट में से कोई चोरी करके ले जा नहीं सकता, खो नहीं सकता, ये बड़ा आराम है। तीसरी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि जनरली आपने नोटिस किया होगा, आप तो इतनी ज्वेलरी की शॉपिंग करती हैं, ज्वेलर्स के आप जाएं तो खरीदने के भाव अलग होते हैं, बेचने के भाव अलग होते हैं, बहुत अंतर होता है। यहाँ पर दोनों के लिए सेम भाव है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अच्छा, इन फंड्स के खर्चे बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ऐसा भी नहीं कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है कि आपने गोल्ड ETF के जरिए पैसे लगाए तो बहुत बड़ा पैसा आपको फीस के तौर पर देना पड़ रहा है। जी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मैनेज करना ही नहीं है फंड को, तो इसलिए फीस भी नहीं के बराबर है। तो ये बड़े फायदे हैं जिनके चलते आपको गोल्ड ETF को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए अगर सोने में निवेश करना चाहती हैं। तो अगर मुझे ETF में ट्रेडिंग करनी हो तो मैं ट्रेडिंग भी कर सकती हूँ, या अगर लंबी अवधि के लिए मुझे पैसे लगाने हो तो मैं वो भी लगा सकती हूँ? दोनों ही चीज कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, जैसे आपको अभी नहीं, साल 2 साल 3 साल बाद आपको अपनी शादी के लिए सोना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो आप क्या कर सकती हैं, अभी गोल्ड ETF खरीद लें, और जब आपको सोना फिजिकल में वाकई में जरूरत है, आप अपनी गोल्ड ETF की यूनिट्स बेच सकती हैं, और तब जो पैसा है उससे उसी दाम पर वही भाव होगा फिजिकल मार्केट में जाके माफ कीजिएगा सोना खरीद सकती हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है कि आप फिजिकल में आगे की डेट में कभी खरीदना चाहें तब भी सोना गोल्ड ETF के जरिए खरीद सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से इंट्राडे भी, आज ही आपने गोल्ड खरीदा है, गोल्ड ETF खरीदा है 10 बजे, 2 बजे बेचने का मूड हो गया, प्रॉफिट बन गया, कर सकते हैं। और साल 2 साल 3 साल रखना है तब भी रख सकते हैं। तो दोनों तरह के, चाहे आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आपके लिए गोल्ड ETF अच्छा हो सकता है। तो गोल्ड ETF में अगर मुझे पैसे निकालने हो, मुनाफा अपना बुक करना हो, तो क्या उस वक्त मुझे कोई टैक्स लगेगा मेरे ऊपर? हाँ, टैक्स लगेगा। देखिए, टैक्सेशन के रूल सेम है। अच्छा, जो आपको फिजिकल गोल्ड में है, समझिए आपने एक गोल्ड का बिस्किट खरीदा है, उस पर टैक्स कैसे लगता है? अगर आपने 3 साल से पहले बेचा तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म लॉस होता है। जैसे इक्विटी में 1 साल आपने रखा इक्विटी शेयर या इक्विटी फंड, तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। गोल्ड में ऐसा नहीं, गोल्ड में ये पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल से ज्यादा आपने गोल्ड रखा है तो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक वैसे ही 3 साल से ज्यादा आपने गोल्ड इक्विटी फंड रखा है वो लॉन्ग टर्म होगा। टैक्स कितना लगता है? अगर आपने शॉर्ट टर्म 3 साल के पहले गोल्ड बेच दिया है या गोल्ड ETF बेच दिया है तो आपको टैक्स लगेगा जितनी आपकी टैक्स स्लैब है। जैसे कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो आपको हाईएस्ट टैक्स स्लैब के हिसाब से 30% का टैक्स लग जाएगा अगर आपने शॉर्ट टर्म कर लिया है, उसको 3 साल के पहले बेचा है। अगर 3 साल के बाद आप गोल्ड बेच रहे हैं या गोल्ड ETF को बेच रहे हैं और उसमें पैसा बन रहा है तो आपको टैक्स लगेगा 20%, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, 3 साल का इंडेक्सेशन का बेनिफिट, और उसके बाद कॉस्ट ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है और फिर उस पर 20% टैक्स। तो 3 साल के बाद गोल्ड या गोल्ड ETF आप बेचते हैं तो टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं, कम मिलते हैं इक्विटी के मुकाबले में, लेकिन हाँ टैक्स बेनिफिट है। बिल्कुल, और साथ ही जो आपका प्यार है गोल्ड के लिए वो बना हुआ भी रहता है। लेकिन इसके साथ एक और कैटेगरी है गोल्ड फंड्स की, जो कि मेरे ख्याल से गोल्ड ETF में एक तरह से निवेश करते हैं। क्या होते हैं गोल्ड फंड्स? देखिए, गोल्ड फंड जैसा आप ये सोचिए कि अलग से कोई ऐसा फंड होगा जो गोल्ड में पैसा लगा रहा है, वैसा नहीं है। इन्हें गोल्ड फंड या गोल्ड सेविंग फंड कहते हैं। अल्टीमेटली ये एक फीडर फंड है, और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने फीडर फंड की बात की थी। फीडर फंड क्या है? एक ऐसा फंड जो डायरेक्टली किसी एसेट में निवेश नहीं करता। यहाँ पर गोल्ड है वो एसेट, ये डायरेक्टली गोल्ड में निवेश नहीं करते, लेकिन वो उस फंड में निवेश करते हैं जो कि गोल्ड में निवेश करता है, यानी कि गोल्ड ETF। तो अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है कि बार बार आपको ट्रेडिंग का रुझान नहीं रखना है तो आप गोल्ड ETF खरीदने के बजाय गोल्ड फंड खरीद सकते हैं। दूसरी बात, गोल्ड फंड उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है या बेहद अच्छा है, समझिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप नहीं खुलवाना चाहती हैं, तो आप ETF कैसे ट्रेड करेंगे? ETF के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ETF के लिए आपको एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग स्क्रीन पर ये ट्रेड होता है। लेकिन अगर आपको सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, डीमेट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। फिर आप जाइए और कोई गोल्ड सेविंग फंड खरीद लीजिए। ये भी लगभग सारे फंड्स के पास में गोल्ड सेविंग फंड्स हैं, उसमें भी रिटर्न्स वही आते हैं जो गोल्ड से मिलते जुलते हैं, सेम ETF के साथ ही, क्योंकि ये फंड भी अल्टीमेटली ETF में ही पैसा लगाते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो हिंदुस्तान में कम है, हिंदुस्तान के बाहर ज्यादा है। गोल्ड से जुड़ी हुई कंपनियों में भी पैसा लगाने के काफी फंड है, वो कमोडिटीज फंड है। वो क्या करते हैं? गोल्ड माइनिंग कंपनियां हुई, अच्छा, गोल्ड रिफाइनिंग कंपनियां हुई, गोल्ड प्रोड्यूस करने वाली, एक्सट्रैक्शन करने वाली कंपनियां हुई, उनमें पैसा लगाते हैं। तो उनमें क्या होता है,
जब गोल्ड में तेजी का मार्केट होता है तो इन कंपनियों के शेयर काफी तेजी से बढ़ते हैं, तो उनमें ज्यादा पैसा बनता है। जब गोल्ड में मंदी का माहौल होता है तो इनके शेयर ज्यादा गिरते हैं, तो नुकसान ज्यादा होता है। तो अगर आप गोल्ड के बजाय गोल्ड की तेजी या मंदी को ज्यादा खेलना चाहते हैं तो फिर इंटरनेशनली कुछ ऐसे गोल्ड फंड भी हैं जो गोल्ड माइनिंग कंपनी में और गोल्ड प्रोडक्शन करने वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ETF में तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं अनिल जी, तो आपका नजरिया लंबा ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फंड में ट्रेडिंग करना इजी काम नहीं है। और दूसरी बात, फंड में आप बार बार बेचेंगे, खरीदेंगे, यूनिट रिडम्पशन करेंगे या परचेज करेंगे तो आपके एंट्री एग्जिट लोड ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। तो एग्जिट लोड 6 महीने के पहले करेंगे तो 2-2.5% पता नहीं जो भी ले ले, तो वो एग्जिट लोड भारी पड़ता है आप पे। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ट्रेडिंग करने के लिहाज से, या आपको लगे कि भाई गोल्ड नीचे में 23-24 हजार से नीचे जाता नहीं है, ऊपर में 27-28 हजार से ऊपर जाता नहीं है, तो ये 3-4 हजार पॉइंट की रेंज है, इसमें जब मुझे अच्छा लगे 25 के नीचे, 24 के नीचे आया मैंने ले लिया, 26-27 पर आया बेच दिया, ये सब करना है तो गोल्ड ETF बेहतर है। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं मुझे 3 साल बाद गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, 7-8-10 साल बाद मेरे बच्चों की शादी के लिए गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, तो फिर गोल्ड फंड में पैसा डालकर भूल जाइए। तो इसमें भी क्या हम अपनी क्षमता के हिसाब से हर महीने SIP कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, SIP करने के लिए गोल्ड फंड ही ठीक है बजाय गोल्ड ETF के। कर सकते हैं दोनों में, लेकिन गोल्ड फंड ज्यादा ठीक है। फिर क्या उससे ये होता है कि आपने एडवांस में चेक दे दिए, आपके उतने अमाउंट की आपको यूनिट्स मिलती रहेगी, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो SIP करने का इरादा है, क्योंकि हम कुछ भी कहें, हम कितना ही कहें कि इक्विटी में बेस्ट रिटर्न आता है, लेकिन जिन्हें गोल्ड खरीदना वो खरीदेंगे। और थोड़ा बहुत गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन के सामने वो बड़ी दीवार है कि आपकी इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे में कमी आती है, पैसे की वैल्यू में जो कमी आती है, उसके सामने सिर्फ गोल्ड ही आपको बचाता है इक्विटी के अलावा। तो इसलिए थोड़ा बहुत गोल्ड पोर्टफोलियो में रखना ठीक है, और उस लिहाज से गोल्ड फंड में SIP करके भी चलें। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये देखना है कि ओवरऑल आप अगर 100 रुपए निवेश कर रहे हैं तो उसमें से कितना गोल्ड में डालना है। ऐसा नहीं हो कि 100 में से 80 रुपए आपके गोल्ड में चले गए, बिल्कुल 10 रुपए 15 रुपए बस मैक्स। तो पूरे पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 10% आप गोल्ड में रख सकते हैं। आखिरी सवाल, टैक्सेशन के लिहाज से गोल्ड फंड कितने अलग हैं ETF से? ETF और गोल्ड फंड में लगभग सेम टैक्सेशन रहेगा, क्योंकि वहां पर भी वही बात है, अगर आपने गोल्ड फंड को 3 साल के लिए होल्ड किया, लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और 20% का टैक्स। 3 साल से पहले आपने गोल्ड फंड में निवेश करके निकाल लिया तो जो आपकी टैक्स स्लैब है वही आपको टैक्स चुकाना होगा। चलिए, तो यहाँ पर नए साल में अगर आप भी मन बना रहे हैं गोल्ड में निवेश का, तो गोल्ड ETF और गोल्ड फंड, ये 2 तरीके हैं जो अपने पोर्टफोलियो में आप अपना सकते हैं। रुकते हैं फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि SIP क्या होती है और SIP करने के फायदे क्या होते हैं। बने रहे हमारे साथ। स्वागत है पहला कदम की इस खास कड़ी में। एक बार फिर से आपका। ब्रेक पे जाने से पहले हमने गोल्ड फंड और गोल्ड ETF की बात की थी, लेकिन अब बात करते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। आपने अक्सर हमें हमारे चैनल पर इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन SIP हम क्यों करते हैं और कहाँ की जाती है SIP, इसके फायदे क्या होते हैं, क्यों हम कहते हैं कि लंबी अवधि का अगर आपको निवेश करना है तो आपको SIP के जरिए निवेश करना चाहिए, ये सब समझते हैं अनिल सिंघवी से। अनिल जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा शब्द है जो हम, और जितनी भी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन एक लेमैन के नजरिए से, एक आम आदमी के नजरिए से मैं समझना चाहूं तो ये क्या होता है? एक सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की दूर करना चाहता हूं SIP को लेकर। मैं कई जगह जाता हूं, क्योंकि SIP का शब्द हमने इतना पॉपुलर कर दिया है कविता, कि जहां जाते लोग एक ही बात पूछते हैं, सर कोई एक अच्छी SIP बताइए ना जिसमें पैसा लगा दें। बिल्कुल समझने वाली बात है कि SIP में पैसा नहीं लगाया जाता है, पैसा फंड में लगाया जाता है। SIP तो पैसा लगाने का एक तरीका है, जरिया है, बिल्कुल राइट। जैसे आप जाकर, आपके जेब में पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आपने जाके किसी फंड में निवेश कर लिया, वो लमसम निवेश हो गया। उसी तरह से SIP में धीमे धीमे करके पैसा लगाने का एक तरीका है। तो ये तरीका है, न कि इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब कैसे लगाया जाता है पैसा? SIP का मतलब बहुत क्लियर है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग से, सिस्टम से चलकर आप एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। बिल्कुल। वो कैसे होगा? फर्ज करें आप और मेरी तरह लोग सैलरीड क्लास है, हर महीने कमाई करते हैं, सैलरी आती है। ये कई बिजनेसमैन हो सकते हैं, जाहिर सी बात है बिजनेसमैन भी हर रोज कमाई करते हैं। हम ये मन बनाए कि हम थोड़े थोड़े समय में पैसा लगाते रहेंगे बाजार में, किसी भी फंड में, चाहे वो डेट फंड हो सकता है, इक्विटी फंड हो सकता है, गोल्ड फंड हो सकता है, SIP आप किसी भी तरह के फंड में कर सकते हैं। हर महीने मैं एक डेट
फिक्स कर लेता हूँ, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख। सपोज मेरी 1 तारीख को सैलरी आती है तो मैं 3 तारीख, 5 तारीख कोई भी डेट फिक्स कर लूंगा। बिल्कुल। समय फिक्स कर लूंगा, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उस पीरियड के लिए मैं SIP करूंगा। अब होगा क्या, मैं रकम तय कर लूंगा कि जैसे हर महीने मुझे 5,000 रुपए किसी एक फंड में SIP करनी है। अब मैं क्या करूंगा, वो 5,000 रुपए की या तो 12 चेक हर महीने के या 5 साल के 60 चेक मैं अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड को दे दूंगा कि आप हर महीने 5 तारीख को वो पैसा डाल दीजिए मुझसे पूछे बगैर। या आजकल तो ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, एक मैंडेट दे देंगे हमारे बैंक को कि भाई ये फंड हर 5 तारीख को आपसे 5,000 रुपए मांगे, दे दीजिए। तो ऑटोमेटिकली मेरा हर महीने 5 तारीख को 5,000 रुपए उस फंड में लगता हुआ दिखेगा। ये है SIP। अब इसमें बदल क्या सकता है कविता, अमाउंट बिल्कुल हर आदमी अपनी अपनी पसंद से रख सकता है। ऐसा नहीं आपको 1,000 रुपए से करनी है, लाख रुपए तक करनी है, जो भी अमाउंट की करनी है आप कर लीजिए। पीरियड आपको जितने पीरियड के लिए रखना है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। लेकिन हाँ, एक बार आप तय कर लें तो फिर वो इस SIP के पीरियड के दौरान रकम सेम रहनी चाहिए। फर्ज करें कि आपने शुरुआत में तय कर लिया 12 महीने की SIP करेंगी, हर महीने 5,000 रुपए डालेंगे, तो फिर वो होना चाहिए। कम से कम कितने की SIP हम कर सकते हैं? आजकल तो 100 रुपए की भी होती है, माइक्रो SIP होने लगी है। 500 रुपए की जनरली ज्यादातर फंड 500 रुपए की SIP से शुरुआत करते हैं, खासतौर से इक्विटी फंड में। तो सबसे बढ़िया बात यह इतने कम रकम में, समझिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी जेब में 500 रुपए और आपको निफ्टी खरीदना है। आप किसी को पूछेंगे तो हंसेगा कि अरे 500 रुपए में निफ्टी खरीदने निकली हैं आप। लेकिन अगर आप एक फंड में पैसा लगाएं, निफ्टी फंड में 500 रुपए में जितनी यूनिट मिले ले लीजिए, आपका 500 रुपए में निफ्टी में निवेश हो गया। तो ये तरीका है छोटे अमाउंट से भी बड़ी चीज खरीदने का। भाई क्वांटिटी कम आएगी, क्वालिटी तो मिलेगी ना आपको। बिल्कुल, और आप लगातार खरीदते रहेंगे तो उसमें इजाफा भी होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि निवेश का ये जरिया हम किस किस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी SIP हम किस किस चीज में कर सकते हैं? हर एक में। फर्ज करें इक्विटी फंड्स, इक्विटी फंड में आपको सेंसेक्स निफ्टी के फंड में डालना हो, लार्ज कैप फंड में डालना हो, मिड कैप, थीमेटिकल फंड, सेक्टोरल फंड, बैलेंस फंड, MIP, आप जिसमें करना चाहें डेट में आ जाइए। गिल्ड फंड, बॉन्ड फंड, आपके शॉर्ट टर्म फंड, जिसमें आप करना हो। बाकी दूसरे जैसे गोल्ड फंड हुए, इन सब में आप SIP कर सकती हैं। तो SIP, लेकिन SIP के पीछे पर्पस क्या है वो समझना जरूरी है। SIP के पीछे 2 सबसे बड़े पर्पज है। पहली बात तो है कि आपकी बचत करने की और निवेश करने की आदत पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अभी जनरली होता क्या है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या टैक्स प्लानिंग कब करती हैं? जनवरी फरवरी आ गया अब आपकी शुरू हो जाएगी। हाँ, कि 15 मार्च के पहले सब करना है, तो 15 मार्च तक आपको टैक्स प्लानिंग भी कर लेनी है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर लेनी है। वो आदत नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि सामने आपको मार्च एंडिंग दिख रही है, टैक्स बचाना है जी। तो आदत डालने के लिए SIP के जरिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, आपके पसंदीदा फंड में लगाएं। जरूरी नहीं कि इक्विटी में ही लगाना है, आपको जहां ठीक लगे वहां लगाइए। तो पहली बात तो आदत होती है, डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, एक बार आपकी पैसा बचाने की आदत हुई, दूसरी बात निवेश की आदत हुई, और वो रेगुलर इंटरवल पर, तो उससे क्या बड़ा फायदा है? उससे सबसे बड़ा फायदा निवेश में ये, आज इक्विटी मार्केट में लोग आने से डरते क्यों है? क्योंकि एक दिन 500 पॉइंट ऊपर, एक दिन 500 पॉइंट नीचे। अच्छा, कब क्या खबर आ जाएगी, अच्छी या बुरी, किसी को पता नहीं। तो रोज शेयरों के भाव ऊपर नीचे होते हैं, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर होते हैं, डर लगता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, जो सेंसेक्स 100 से शुरू हुआ था, आज 26,000 पे है, निफ्टी 8,000 पर है। इसका मतलब ये बढ़े तो है ना, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद। तो फिर आपके लिए तरीका क्या है? जब आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो आपके लिए ये जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव है ना, इससे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ फायदा कैसे होता है? अगर बाजार में गिरावट है तो मैं अगर अपनी SIP बढ़ा दूं या अगर जारी भी रखूं तो मुझे फायदा क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है कविता। पहली बात तो ये कि आपने SIP कर रखी है, जारी रखने से आपको बाजार के गिरावट का कैसे फायदा होता है? बिल्कुल। समझिए, आपने SIP की शुरुआत की थी तब जब निफ्टी ने हाई बनाया था 9,100 का। ओके, ठीक है, पिछले साल। अब निफ्टी उसके बाद से लगातार गिर रहा है। बिल्कुल। अब आपने 9,100 के वक्त अगर आपने 10,000 की निवेश की तो आपको यूनिट आई होगी 100-110 यूनिट आई होंगी। अब आप समझिए, नीचे के लेवल पर जब आप निवेश कर रही हैं तो आपको यूनिट्स अपने आप ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि निफ्टी की वैल्यू कम हो गई। तो आपका पैसा वही है, कुछ 9,000 पर लगाए, कुछ 8,500 पर लगाए, कुछ 8,000 पर भी लग रहा है, अगर नीचे गया तो उस पर भी लग रहा है। तो आपको हर गिरावट का बेनिफिट मिल रहा है, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी बात है कि कमजोर बाजार से आप शुरुआत कर रहे हैं,
तो आपको नीचे के बेस का फायदा मिल गया और बाद में बाजार बढ़ेंगे, जब बढ़ेंगे तो आपकी यूनिट्स कम मिलेंगी, जब घटेंगे तो यूनिट्स ज्यादा मिलेगी, तो एक एवरेज प्राइस जो आनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट की वो एवरेज प्राइस आ जाती है। और क्यों हम बार बार कहते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी या फिर इक्विटी मार्केट में आप ये सोचते हैं कि 50% रिटर्न बन जाएगा, 100% बन जाएगा, तो उसके लिए मत आइए। 17-18% सालाना रिटर्न बन जाए आपके तो वो बहुत अच्छे हैं। तो ये 17-18% टैक्स फ्री सालाना रिटर्न एसआईपी के जरिए बनाना ज्यादा आसान है। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब ये तो रेगुलर इनकम वालों के लिए हमने बात करी, लेकिन अगर मेरे पास लमसम इनकम है तो फिर मैं कैसे एसआईपी कर सकती हूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें दो तरीके हैं। आपके पास कोई अचानक से बड़ी इनकम आई, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट आपने खत्म किया है, या फिर आपको बड़ा बोनस मिला है, उसे आप निवेश करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो सिंपल है कि अगर 5-10 साल का व्यू है तो हम तो यही कहते हैं कि फिर 5-10 साल का व्यू है तो ज्यादा सोचिए मत, बिल्कुल इक्विटी में पैसा डालना तो डाल ही दीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा तरीका भी है और वो शायद बेहतर तरीका है उन लोगों के लिए कि जो रिस्क कम लेना चाहते हैं। उसमें STP ये एक वर्ड है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। उसमें क्या किया जाता है, आप एक साथ इक्विटी में पैसा मत डालिए, और नहीं आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपको ब्याज मिलेगा क्या, सेविंग बैंक में रखेंगे मामूली। उसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये कि या तो आप किसी डेट फंड में पैसा डाल दें या लिक्विड या शॉर्ट टर्म में पैसा डाल दें। समझिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने उसमें पैसा डाल दिया, अब हर महीने आपको 5,000 रुपए इक्विटी में शिफ्ट करने। फंड को कह दीजिए भाई मेरा ये फंड में पैसे पड़े, हर महीने मुझसे पूछे बगैर 5 तारीख को आप 5,000 रुपए मेरे इक्विटी फंड में शिफ्ट कर दीजिए। इसको कहते हैं STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो उस दिन उस फंड की जो NAV होगी, उस NAV के लिहाज से 5,000 रुपए के जो आपका रिडम्पशन हो जाएगा डेट फंड में से, और वो इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। फायदा क्या है, 2 फायदे। एक तो आपको डेट फंड का जो ब्याज मिलना चाहिए, जो कमाई होनी चाहिए वो होती दिख रही है। यानी यहाँ पर आप लिक्विड फंड का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर हमें अपने पैसे एक मुश्त रकम जो है लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं, दूसरे डेट फंड में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि लिक्विड फंड में रखें, ताकि आपको जब भी पैसा ट्रांसफर करना हो, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव डेट फंड के भी आपको न देखने पड़े। तो लिक्विड फंड में 6% के आसपास के रिटर्न तो आ ही जाते हैं, 6-6.5% के रिटर्न आप वहां से कमा लीजिए, हर महीने आपका पैसा शिफ्ट होता दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इंस्ट्रक्शन देना है और आपका लमसम पैसा भी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए हर महीने इक्विटी में जाता रहेगा। तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बाजार की चाल का फायदा उठाने के लिए हमें SIP बढ़ानी भी चाहिए, ये सलाह भी हम देते हैं लोगों को। और SIP ठीक उसी तरह से बढ़ानी चाहिए जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, बिल्कुल जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। क्योंकि देखिए, जब हमने करियर की शुरुआत की थी तब जितने पैसे में हमारा काम चल जाता था, आज हमारा उतने पैसे में काम नहीं चलता, हमारी जरूरतें बढ़ती है, हमारे खर्चे बढ़ते हैं। जब हम रिटायर होंगे तब हमारे शायद इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। तो फिर ज्यादा पैसे बचाने और रिटायरमेंट पे हमें ज्यादा पैसे मिले, उसका तरीका तो एक ही है कि आप अपना निवेश बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, आपका निवेश भी बढ़ना चाहिए। तो SIP में एक तरीका है स्टेप अप SIP। आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी SIP में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आप फंड को कह सकते हैं देखिए, पहले 6 महीने में मैं 5,000 रुपए लगाना चाहता हूँ, उसके बाद वाले 6 महीने में मैं 1,000 रुपए से बढ़ाऊंगा, उसके बाद वाले 6 महीने से मैं 2,000 से बढ़ाऊंगा। तो आप उस तरह का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। देखिए, आजकल इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए इतनी सुविधाएं हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि 50 चेक लिखने पड़ रहे हैं, चेक जाकर देने पड़ रहे हैं। एक बार में निवेश का आपने डिसीजन लिया, एक बार प्रोसेस किया और सब काम आसान। तो इससे बढ़िया चीज हो नहीं सकती। जरूरत क्या है कविता, सिर्फ आप निवेश बचत करना शुरू करें, निवेश का मन बनाएं और SIP करें। मैं ये कहूंगा कि ये पता नहीं जिसने शुरू किया, ये SIP इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसने भी बनाई है, इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। तो मैं हर मिलने वाले से ये गुजारिश करता हूं, भाई कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ SIP तो आप कुछ फंड्स में जरूर शुरू कर दीजिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना सकें। आज ही से कर दीजिए। कई बार हमें सवाल आते हैं इस तरह के कि हमने एक फंड में SIP शुरू की, फंड की परफॉर्मेंस खराब निकली तो हमने SIP बंद कर दी और अब हमें SIP स्विच करनी है। तो एग्जैक्टली जैसे कि हमने पहले यहाँ पे जिक्र किया था कि SIP में निवेश नहीं होता है, SIP एक जरिया होता है निवेश करने का। और जहां तक स्विचिंग की बात है, आप फंड स्विच करते हैं, ना कि आप SIP स्विच करते हैं। अच्छा, अब इसमें 2 बातें। आप SIP स्विच क्यों करना चाहते हैं, उसकी 2 वजह हो सकती। पहली वजह तो ये कि मार्केट खराब है और आपका पैसा नहीं बन रहा। बिल्कुल। तो SIP है ही इसलिए
कि खराब मार्केट में आप नीचे में और पैसा लगाएं, बिल्कुल, ताकि लॉन्ग टर्म में पैसा बने। तो अगर एसआईपी बंद करने का कभी ख्याल आए तो अच्छे मार्केट में आना चाहिए, न कि खराब मार्केट में, पहली बात। दूसरी बात, एसआईपी आप बंद करने का क्यों सोच सकते हो कि मार्केट ठीक कर रहा है, लेकिन आपने जिस फंड में एसआईपी की वो ठीक नहीं कर रहा। यहां पर थोड़ा सोचने की, विचार करने की जरूरत है कि क्यों मेरा फंड ठीक नहीं कर रहा। तब आप देखिए क्या फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बराबर नहीं है, या कोई फंड मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, या जो आपने सोचकर कि जिस तरह के स्टॉक्स, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये फंड चलेगा वैसा नहीं चल रहा है। तब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, आपके प्रोग्राम योर मनी में सवाल पूछ सकते हैं, और तब वो डिसाइड करें कि क्या मुझे फंड स्विच करने की जरूरत है। फंड्स में एसआईपी रोकना या स्विच करना सिर्फ उस कंडीशन में होना चाहिए जबकि आपके पास एक मजबूत रीजन हो कि इस फंड में आप बने रहने में फायदा नहीं है। लेकिन मार्केट की वजह से अगर आपके एसआईपी में रिटर्न नहीं आ रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपने सही डिसीजन लिया है, कि आपका हर नीचे के लेवल पे एसआईपी के जरिए पैसा लग रहा है, ये एक सही डिसीजन है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपकी फंड की परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करना चाहिए उसके बेंचमार्क फंड के साथ, और तब जाके आप ये निर्णय लें कि आपको अपना फंड स्विच करना है या नहीं, ना कि एसआईपी स्विच करनी है। एसआईपी एक जरिया है निवेश का, जिसपे हमने चर्चा की है। और पहला कदम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे दर्शकों के सवाल, बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम की मुहिम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमारे साथ तमाम दर्शक भी अपने सवालों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हम भी अपने दर्शकों के सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसी सिलसिले के साथ। और पहला सवाल सलीम भट्टी ने फेसबुक के जरिए पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, या लिक्विड प्लस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सुरक्षित रहेगा या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये पूरे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के ऑप्शंस को ही समझना चाहते हैं, जहां पर ये कंफ्यूज हो गए हैं थोड़े से। सलीम साहब देखिए, पहली बात तो ये कि लिक्विड फंड्स वो फंड्स हैं जिन्हें आप कंपेयर करें सेविंग बैंक अकाउंट के साथ या करंट अकाउंट के साथ। अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में फालतू पड़ा है तो उसके सामने आप लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं, पहली बात। अब लिक्विड फंड क्या है? ये वो फंड है जहां पर मिनिमम आप एक दिन के लिए पैसा लगा सकते हैं। ओके, आज पैसा लगाएं, आज एप्लीकेशन दे, कल चाहे तो रिडम्पशन दे सकते हैं, और एक दिन के नोटिस पर आपको वापस परसों अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट मिल जाएगा पैसा। तो सिर्फ एक दिन का निवेश भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बजाय आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए, पहली बात। अब लिक्विड फंड क्या रिस्क फ्री है? मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्क फ्री है, जीरो रिस्क जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा सेफ क्रेडिट रेटिंग के लिहाज से आप माने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो फंड है, गिल्ड फंड है, उनके बाद लिक्विड फंड सबसे ज्यादा सेफ होते हैं। और उसकी वजह यह है कि लिक्विड फंड में जो पैसा आप लगाते हैं और वो फंड जिन सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। तो अगर आप किसी भी कंपनी का कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं, कमर्शियल पेपर खरीद रहे हैं, या बैंक के कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में जो फंड पैसा लगा रहे हैं, तो फिर उनके 3-6 महीने में डिफॉल्ट होने की रिस्क बहुत कम है, नहीं के बराबर है। आपको पता है कि ये कंपनी 3 महीना तो नहीं डूबने वाली। दूसरी बात, ये बहुत हाई रेटिंग वाले जो पेपर्स होते हैं, AAA रेटिंग या A1+ रेटिंग, इस तरह के पेपर्स में पैसा लगाया जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लिक्विड फंड जीरो रिस्क है, लेकिन लगभग जीरो रिस्क वाले क्रेडिट रिस्क है। दूसरी रिस्क क्या होती है जब आप डेट में पैसा लगाते हैं? एक तो क्रेडिट रिस्क हो गई कि जिन कंपनियों को इन्होंने उधार दिया है या जिन बैंक्स में डिपॉजिट डाली है उससे पैसा आएगा या नहीं, तो वो हमने बता दिया कि वो लगभग रिस्क बिल्कुल नहीं है, आप मानकर चल सकते हैं। दूसरी रिस्क होती है कि ब्याज दरों में उतार चढ़ाव। बिल्कुल। लिक्विड फंड की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट ये करते हैं 6 महीने से कम के पेपर्स में, उन्हें मार्क टू मार्केट नहीं करना पड़ता, यानी कि उन इन्वेस्टमेंट पर कभी लॉस नहीं आएगा। हर रोज उन इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा थोड़ा जितना इंटरेस्ट का कूपन है उतनी कमाई हर रोज जुड़ती जाएगी। फिर इंटरेस्ट रेट भले ऊपर नीचे हो, जब आप उसे मार्क टू मार्केट कर ही नहीं रहे, जब बॉन्ड फंड में आप जाएं तो 1 साल 2 साल 3 साल के जो पेपर्स होते हैं, 5 साल के 10 साल के पेपर होते हैं, उन्हें हर रोज उनकी प्राइस ऊपर जो नीचे होती है उस प्राइस पर आपको फंड में लेना होता है। जबकि लिक्विड फंड में ऐसा नहीं है। आपने एक बार 100 रुपए लगा दिए, उस बॉन्ड की कीमत 100 रुपए है, उस पर अगर ब्याज की दर 6% है तो हर रोज 6% सालाना दर से आपके ब्याज उसमें जुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये रिस्क भी आपकी खत्म हो गई।
तो अगर सलीम भट्टी साहब आप सोचें कि एक तरफ आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट रहे, दूसरी तरफ आपका पैसा क्रेडिट रिस्क के हिसाब से न डूबे, तो आपका लिक्विड फंड और लिक्विड प्लस फंड में पैसा लगाने का इरादा एकदम सही है। और मैं न सिर्फ सलीम भट्टी साहब से कहूंगा, बल्कि हमारे जितने दर्शक हैं, और खासतौर से कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जिनके बैंक अकाउंट में कई बार 5 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख रुपए पड़े हैं, और उन्हें ध्यान ही नहीं है, 2-2, 5-5, 6-6 महीने पैसे पड़े रह जाते हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से ऐसे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि 50,000 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा जितनी जरूरत है उतने बैंक अकाउंट में रखें, बाकी सारा का सारा पैसा आपका लिक्विड फंड में शिफ्ट हो। तो यहाँ पर एफडी से भी बेहतर आप बता रहे हैं लिक्विड फंड को? एफडी से बेहतर रिटर्न नहीं आएंगे, और एफडी से बेहतर सिक्योरिटी भी नहीं है। बिल्कुल। उसका रीजन है क्योंकि एफडी आप किसी सरकारी बैंक में करा रहे हैं तो लगभग वो सेफ सिक्योर है, लेकिन उतने ही सेफ सिक्योर लिक्विड फंड भी माने जा सकते हैं। रिटर्न एफडी में ज्यादा आएंगे हमेशा लिक्विड फंड से ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ 15 दिन की एफडी से कंपेयर कर रहे हैं या महीने भर की एफडी से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर लिक्विड फंड आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। और टैक्सेशन के लिहाज से एफडी में यहाँ पर टैक्स लगेगा? हाँ, टैक्स जो लगना है एफडी में आपको पता है, और जो लिक्विड फंड में टैक्स लगेगा वो ठीक उसी तरह से लगेगा जिस तरह से बाकी डेट फंड में लगता है। तो 3 साल से ज्यादा आप रखेंगे तो आपके लिए टैक्स फ्री। हाँ, डिविडेंड ऑप्शन आप ले सकते हैं। डिविडेंड ऑप्शन में ये होता है कि आपको टैक्स थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट कर फिर आपके हाथ में पैसा आता है। तो डिविडेंड अगर आपकी हाईएस्ट टैक्स स्लैब है तो फिर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगा लें ताकि आपको 4-5% की फायदा मिल जाती है टैक्स के एंगल से, लेकिन बड़ा टैक्स एडवांटेज लिक्विड फंड में नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे सलीम भट्टी जी, अगर आप फिर भी मन बना रहे हैं लिक्विड में पैसे डालने का तो ये आपका निर्णय बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ते हैं, जगदीश वर्मा का सवाल लेते हैं और इन्होंने भी फेसबुक के जरिए सवाल पूछा है। 3,000 रुपए महीना एसआईपी के जरिए 20 साल के लिए आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में ये निवेश कर रहे हैं। 3,000 रुपए महीना और एसआईपी करना चाहते हैं, कौन सा बैंक बेहतर रहेगा ये पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कौन सा दूसरा फंड ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, ये समझाना बहुत जरूरी है कविता। एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक अलग है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड अलग है, आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस अलग है, आईसीआईसीआई का होम लोन अलग है। सिर्फ एक आईसीआईसीआई से ये मत समझिए कि हर चीज बैंक में जा रही है। तो जगदीश जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने जो पैसा लगाया वो आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में लगाया है। अब कौन सा बैंक बेहतर है ये मत पूछिए, ये पूछिए कि दूसरा कौन सा फंड बेहतर है, किस फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने ये नाम नहीं दिया कि आप कौन से स्कीम में पैसा लगा रहे हैं। आपने कहा 20 साल के लिए आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 20 साल के लिए कोई आईसीआईसीआई का इक्विटी फंड इन्होंने लिया होगा। अब 3,000 रुपए और एडिशनल एसआईपी ये करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कोई दूसरा एक फंड देख लें। ढेर सारे फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, उसके अलावा एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, फिर आपके इतने सारे फंड, बिरला। जिस फंड में आप करना चाहें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय जरूर लें, क्योंकि आपका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन 20 साल के लिए आप पैसा लगाने की सोचें तो एक राय में जो साफ तौर पर आपको दे सकता हूं वो ये कि पहली बात इक्विटी फंड में पैसा लगाएं। दूसरी बात, अगर आपने पहला फंड मिड कैप फंड नहीं चुना है तो ये मिड कैप फंड चुन सकते हैं। और तीसरी बात, इसमें यहां पर आप एसआईपी के जरिए 15-20 साल के व्यू से पैसा लगाएं तो बेहतरीन होगा। बिल्कुल। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, आप moneycontrol.com की साइट पे जाकर भी पता लगा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं और आप उनमें निवेश की रणनीति अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूषण गवली का सवाल लेते हैं और ये पूछ रहे हैं कि अपनी ज्वेलरी को डीमैट फॉर्म में बदलना चाहते हैं, इसका तरीका क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से उन्होंने कंजम्पशन के लिहाज से लिया था लेकिन अब उसको डीमैट कराना चाहते हैं। ज्वेलरी को डीमैट में बदलना इतना आसान नहीं। ओके। शेयर को आप डीमैट में कैसे बदलते हैं? आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी के पास गए, आपने फिजिकल शेयर दिए, उन्हें एक फॉर्म भरा, वो शेयर डीमैट में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन गोल्ड में वैसा नहीं है। गोल्ड में ऐसा नहीं होगा कि आप अपने डीपी के पास जाएंगे और या बैंक के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे ये देखिए जी ये मेरी ज्वेलरी ले लीजिए, इसके बदले में मेरे डीमैट अकाउंट में गोल्ड दीजिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। भूषण जी, आपको क्या करना है? आपको करना यह है, पहले आपको अपनी ज्वेलरी बेचनी होगी। ओके। उस ज्वेलरी को बेचकर जो पैसा आता है उससे आप या तो गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए, लेकिन गोल्ड ईटीएफ खरीद कर आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स आ जाएगी उतने पैसे की। या दूसरा तरीका है, अगर डीमैट ना चाहें और अगर आप फंड की स्कीम में लाना है तो कोई गोल्ड फंड खरीद लीजिए। दोनों ही तरीके जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, या तो गोल्ड फंड में पैसा लगा लीजिए और अगर आपको डीमैट फॉर्म में ही देखना है
तो फिर आप अपनी ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी को डायरेक्टली आप डीमेट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मुझे लगता है यहाँ पे शायद वो सेफ्टी के लिहाज से भी थोड़ा समझना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ज्वेलरी बेचकर आप सीधे डीमेट में आपका उतना गोल्ड क्रेडिट हो जाए। ज्वेलरी बेच दीजिए, जितना पैसा आया उससे आप गोल्ड ETF खरीद लीजिए, गोल्ड ETF की यूनिट्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगी। ये तरीका है। चलिए, तो यहाँ पे आपके सवाल का जवाब दे दिया है हमने, लेकिन फिलहाल पहला कदम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है दर्शकों के सवाल, बने रहें। पहला कदम में हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब, और अगले दर्शक राजेश कुमार हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि गिल्ट फंड क्या होते हैं और कितनी अवधि के लिए इनमें पैसा लगाया जा सकता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या एक बार ब्याज लॉक हो जाता है इसमें तो हमेशा क्या उतना ही रहता है, या सरकार ब्याज या इंटरेस्ट रेट जो है उसे कम ज्यादा भी कर सकती है। दूसरा सवाल, या इनफैक्ट तीसरा सवाल इनका ये है कि आपने पिछली बार हमने कहा था कि ब्याज के साथ साथ गिल्ट की कीमत भी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है समझना चाहते हैं, और साथ ही गिल्ड फंड में ब्याज का भुगतान मंथली होता है या सालाना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अनिल जी, राजेश कुमार जी का, और इनके जरिए बिल्कुल बाकी दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कि ये कितनी अवधि के लिए पैसा लगाया जा सकता है? अवधि का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप चाहें तो आज पैसा लगाएं, जब चाहें कल परसों से निकाल सकते हैं, लेकिन गिल्ड फंड में एग्जिट लोड होते हैं। ओके। तो मिनिमम 6 महीने से 12 महीने का आपका व्यू होना चाहिए ताकि आपको एग्जिट लोड न लगे। और एग्जिट लोड की खासियत गिल्ड फंड में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर कमाई आपकी ब्याज की है। इक्विटी की तरह आपको बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर एग्जिट लोड थोड़ा भी आपका बढ़ गया या लग गया तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। तो पहली बात, गिल्ड फंड में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कितने भी समय के लिए लगा सकते हैं, लेकिन जो राजेश जी आपको सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी हुई है कि गिल्ड फंड में आपका 3 साल से कम का नजरिया है तो पैसा मत लगाइए। और उसकी वजह मैं बताऊंगा आगे क्यों मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 3 साल के लिए लगाइए। और बहुत ही ज्यादा अगर आप बुलिश हैं कि ब्याज दरें घटने वाली है तब भी मिनिमम 1 साल का व्यू तो आपको रखना ही चाहिए। तो 1 से 3 साल का व्यू मिनिमम होना चाहिए, तो ही गिल्ड फंड के बारे में सोचें। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ब्याज यहाँ पे लॉक हो जाता है? बिल्कुल नहीं। ब्याज लॉक कैसे होता है? गिल्ड फंड कहाँ पैसा लगाता है? गिल्ड फंड में आप जो पैसा दे रहे हैं, फंड मैनेजर उस पैसे से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, सरकारी सिक्योरिटीज खरीदता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। गिल्ड क्या है? गिल्ड शॉर्ट फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम शॉर्ट फॉर्म में गिल्ड कहते हैं। तो फंड मैनेजर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कमाई क्या होती है? एक कूपन रेट होती है, 7.5%, 7%, 6%, 8%, अलग अलग सिक्योरिटीज के अलग अलग कूपन रेट होते हैं। तो वो ब्याज मिलता है आपको फंड में। तो एक कमाई तो ये होगी। दूसरी कमाई या नुकसान ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के भाव ऊपर या नीचे होते हैं, भाव बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, भाव घटेंगे तो नुकसान होगा। तो जब आपको पता है कि भाव घटने बढ़ने से उसके दाम ऊपर नीचे होते हैं तो फिर फिक्स इनकम कैसे आएगी? तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, गिल्ड फंड में कभी भी आपकी फिक्स इनकम नहीं, ब्याज का अमाउंट लॉक रहता है। सरकार आपको कितना ब्याज दे रही है वो लॉक है, लेकिन जो गिल्ड का भाव है वो ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि गिल्ड फंड में आपका ब्याज लॉक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पर इनके तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया है, जो कि अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो यहाँ पर आपको गिल्ड फंड में भी ब्याज बढ़ावा मिलेगा, और अगर घटेंगी तो यहाँ पर भी ब्याज घट जाएगा। लेकिन भुगतान के मामले में ये पूछ रहे हैं कि मंथली होना चाहिए या सालाना? देखिए, यहाँ पर भुगतान में आपको डिविडेंड ऑप्शन लेना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको डिविडेंड ऑप्शन लेना है तो ही आपको भुगतान आएगा। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन नहीं लेते हैं तो आपकी एनएवी बढ़ती रहेगी। जब आपको रिडीम करना हो तब आप कर लीजिए। तो यहाँ मंथली इनकम के एंगल से आप सोच रहे हैं तो फिर या तो आप मंथली डिविडेंड प्लान कोई है इनका किसी फंड का तो उसमें जाइए, या ईयरली डिविडेंड प्लान में चले जाइए, सालाना आपको ब्याज मिल जाएगा। मंथली कमाई जनरली MIPs में होती है कि हर महीने डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। जरूरी नहीं कि इनमें डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए। तो अगर आपको मंथली कमाई के हिसाब से गिल्ड फंड में पैसा लगाना है तो स्पेसिफिकली देखिए उस गिल्ड फंड में मंथली डिविडेंड ऑप्शन है कि नहीं है, तो ही पैसा लगाइए। एक और बात जो ये कह रहे थे ना कि हमने पिछली बार बताया कि ब्याज में के साथ साथ गिल्ड के दाम बढ़ते हैं और गिरते हैं, वो कैसे होते हैं? मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कविता, आपने 100 रुपए के बॉन्ड खरीदे और इस वक्त ब्याज की दर चल रही है उस पर 10% की, यानी कि 1 साल बाद आपके उस बॉन्ड का दाम हो जाएगा 110 रुपए। ठीक है। अब 1 महीने बाद ब्याज दरें कम हो गई, अब ब्याज दर रहेगी 9%।
अब आप 100 रुपए लगाते हैं, 100 रुपए के और बॉन्ड खरीदती है, तो 1 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 109 रुपए। पहले वाला बॉन्ड आपको 110 रुपए देगा 1 साल बाद, अभी वाला बॉन्ड 109 रुपए देगा। तो क्या पहले वाले बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले उस पर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक उसी तरह से गिल्ट में भी यही होता है। जब ब्याज दरें नीचे जाने लगती है तो उस गिल्ट के दाम बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपने पहले ज्यादा ब्याज दरों पर पैसा लगाया हुआ है। जब ब्याज दरें नीचे जा रही हैं तो आपके गिल्ट के दाम बढ़ेंगे और इसलिए गिल्ट फंड की वैल्यू बढ़ती है। इसके रिवर्स उल्टा क्या होता है? अगर ब्याज दरें ऊपर जा रही है, जैसा कि अमेरिका में हो रहा है, तो ऐसे में गिल्ट फंड में आपके नेगेटिव रिटर्न आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दाम कम होने लगता है। ब्याज आपका फिक्स है, ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन ब्याज के सामने जो कैपिटल एप्रिसिएशन वो नहीं हो रहा, उसके सामने कैपिटल कम होती दिख रही है। तो ऐसे में हम जोर जोर से ये कहते हैं, जब भी आपको ये लगता है साल 2 साल 3 साल आगे आपको ब्याज दरें कम होने का एक अंदाजा हो, जैसा कि अभी है। तो फिर गिल्ट फंड बेस्ट है पैसा लगाने के लिए 3 साल के लिहाज से। तो ऐसे में अगर अभी आप राजेश जी सोच रहे हैं कि आज से 3 साल के व्यू से आपको गिल्ट फंड में पैसा लगाना है, तो लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉय बैनर्जी का सवाल लेते हैं और इंटरनेशनल फंड्स को लेकर ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा फंड यहाँ पर बेहतर है और कहाँ पैसे लगाने चाहिए, इसे लेकर रिसर्च अगर ये करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं। हमने पिछली अपनी कड़ी में इंटरनेशनल फंड्स की ही बात की थी और मेरे ख्याल से उसी को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। कौन सा फंड आप रेकमेंड करेंगे इन्हें? बिल्कुल विस्तार से हमने समझाया था, और चाहे तो जो है आप पहला कदम का पुराना एपिसोड देख सकते हैं, आपको इंटरनेशनल फंड से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अभी ये जो पूछ रहे हैं कि जानकारी कम है, ये बात सही है कि हम अभी तक तो हमारे घरेलू फंड में, हमारे घरेलू बाजार में ही पैसा लगाना ढंग से शुरू नहीं कर पाए, नहीं सीखे, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में कहाँ लगाएंगे। लेकिन फिर भी एक अच्छा सवाल है कि इंटरनेशनल फंड में, इंटरनेशनल मार्केट में आपको पैसा लगाना है तो आपको फंड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी मनी कंट्रोल पर। बिल्कुल सारे इंटरनेशनल फंड्स, काफी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगाते हैं। आपको एक सलाह दूंगा जो है उसमें वो ये कि आप सीधे तौर पर किसी इंटरनेशनल फंड में पैसा न लगाएं। जो यहाँ का फीडर फंड है, थोड़ी सी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी किसी हिंदुस्तानी फंड में पैसा लगाएं जो कि आगे चलकर किसी विदेशी फंड में पैसा लगा रहा है। ताकि क्या होगा, भले आपको कॉस्ट 1/4% बढ़ेगी, लेकिन जो अमेरिका में बैठा हुआ फंड मैनेजर है, जो सिंगापुर, हांगकांग, लंदन में बैठा हुआ है, उसकी समझ बाहर के बाजारों की हमारे यहाँ बैठे हुए फंड मैनेजर से ज्यादा होगी। और जब उसकी समझ ज्यादा तो उसको 1/4% फीस ज्यादा देने में कोई हर्ज नहीं है कविता, ठीक है ना। तो फिर आपको करना चाहिए कि यहाँ का फंड है, आप उसे पैसा दे दीजिए, फिर वो फंड मैनेजर एक फीडर फंड में, एक बाहर के इंटरनेशनल फंड में आपके बिहाफ पे पैसा लगाएगा, ताकि उसमें एक और बड़ा फायदा है कि कब उससे पैसा निकालना है, कब नहीं निकालना है, ये भी डिसीजन वही फंड मैनेजर कर लेगा। तो आपको सहूलियत मिल जाएगी। आपको नहीं तो अभी यही पता नहीं चलता कि कब पैसा डालें कब निकालें। तो इंटरनेशनल फंड में कहां से पता चलेगा कि कब इंटरनेशनल मार्केट से निकलना है और कब घुसना है। तो बेहतर ये होगा कोई इंडियन फंड में आप पैसा लगा लें, फीडर फंड में पैसा लगा लें, जो आपके बिहाफ पे विदेशी फंड में पैसा लगाएं और निश्चिंत हो जाए। चलिए, तो ये सलाह आपको दी जा रही है और इसी के साथ मेरे ख्याल से निवेश की तमाम बारीकियों को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। पहला कदम में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।